दुबई से सब कुछ छोड़कर इंडिया चले जाऊं क्या? सोच रहा था दुबई की जॉब छोड़ दूं क्या? पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा। पक्का छोड़ दूं क्या? दुबई की लाइफ और ऑफिस का वो फ्री लंच भी छोड़ दूं क्या? क्योंकि यार रोज ऑफिस, जिम, और फिर जिम से आके खाना बनाना, और उसके बाद वीडियोस भी तो बनाने पड़ते हैं ना। लेकिन यार कपड़े करने का मन नहीं करता है। और मीटिंग्स, फिर कॉल्स, और फिर मीटिंग्स। और यार अगर इंडिया गया तो मम्मी का खाना, पापा की डांट, दिल्ली का ट्रैफिक और मुंबई की बारिश। लेकिन यार तुमको क्या बताऊं, मुंबई की गणपति, कोलकाता का दुर्गा पूजा, अहमदाबाद का गरबा, बिहार की छठ पूजा भी तो देखनी है। बहुत थक गया हूँ यार। रिजाइन कर दूं क्या? थक गया हूँ थोड़ा अभी के लिए। सोच रहा था थोड़ा सा सो जाऊं क्या? दुबई में जॉब मिलना बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है। हाय, मेरा नाम है हर्ष और आज से 2 साल पहले मैं यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए दुबई आया था। हालांकि उसके बाद मैंने यहाँ पे जॉब किया और कल ऑफिस में बैठे बैठे तुम सबको साक्षी मानते हुए जय श्री राम, आरएसएस। और जब रिजाइन कर ही दिया तो मैं सिर्फ अपना जॉब नहीं, दुबई भी छोड़ के वापस इंडिया जा रहा हूँ। वैसे अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने सोचा था कि जो 2 सूटकेस में अपना सारा सामान भर के और सारी सेविंग्स निकाल के मैं दुबई जा रहा हूँ तो वहाँ पे बहुत ही लैविश लाइफ जीने को मिलेगी। लेकिन यहाँ आके मैं रह रहा था एक माचिस जैसे डब्बे में, क्योंकि यहाँ पे रेंट बहुत ज्यादा है। और दुबई में जॉब मिलने के बाद सबसे पहली चीज जो मेरे हाथ आई वो है यहाँ का आधार कार्ड, जिसके बाद मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी सैलरी से आधा से ज्यादा पैसा बचा के हर हफ्ते एडवेंचर करने जाऊँ। लेकिन इन सब के बीच में मैं ये बिल्कुल भूल ही गया था कि दुबई में जॉब करना सिर्फ मेरा एक बकेट लिस्ट था और मुझे इस 9 to 5 रेस में फंसना नहीं था। और उसी के बाद मैंने डिसाइड किया कि इतना तेज भागने से अच्छा है कि एक ब्रेक ले लूं अपने जॉब से। और अब क्योंकि मैंने रिजाइन कर ही दिया तो अपने नोटिस पीरियड के आखिरी 30 दिन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस। और वैसे भी अब मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ कि जब मैं 30 दिन बाद घर वापस जाऊंगा तो मुझे ये सुनने को मिलेगा, विदेशी लोग कहाँ से आ गए? सोने की गाड़ियां तो तुम्हें हर रोज दिखाई देती होंगी ना वहाँ पे। ऐसे ही सवाल पूछते हैं लोग मुझसे जब मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं दुबई में जॉब करता हूँ। वो बात अलग है कि आज मेरे नोटिस पीरियड का पहला दिन था और मैं ऑलरेडी ऑफिस जाने के लिए लेट हो चुका था। लेकिन ऑफिस जाते वक्त जब मैंने रास्ते में इस लाल टार्जन को देखा तब भी मैं इतना सरप्राइज नहीं था जब मैं एक लाल स्विफ्ट को देख के सरप्राइज हो गया था। वैसे तो ऑफिस लेट पहुंचा था मैं, लेकिन अब क्योंकि नोटिस पीरियड पे है तो पहले ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस की फ्री कॉफी पी, और तब जाके कहीं टाइम निकाला वो करने का जिसके लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं। भले ही आखिरी 30 दिन बचे हो लेकिन सैलरी तो मुझे इसके भी मिलेगी। वैसे सच बताऊं तो नोटिस पीरियड एक्चुअली हनीमून पीरियड होता है, लेकिन अब क्योंकि मैंने रिजाइन कर दिया है तो मुझे इस हनीमून की पार्टी भी देनी थी। जितना दुख मुझे पैसे खर्च करके हुआ उससे बहुत ज्यादा दुख हुआ ये जान के कि दुबई के मैकडॉनल्ड्स में पेरी पेरी फ्राइज नहीं मिलता है। वैसे तो मुझे अलाउड नहीं है शेयर करना कि मैं जॉब कहाँ कर रहा हूँ, बट आप कमेंट सेक्शन में जरूर गेस कर सकते हो। और शाम में ऑफिस में अपने 4 PM कल्ट ग्रुप के साथ जब मैं कॉफी पीने बैठा तो मुझे रियलाइज हुआ कि काम का इतना ज्यादा स्ट्रेस है। आई हैव रिजाइंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माय लाइफ, बहुत बार रेजिग्नेशन दी है, बट पता नहीं क्यों बहुत हल्का हल्का सा फील हो रहा है इस बार रिजाइन करके। पता नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया था शायद काम का। फ्री के खाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो? मैंने इसके लिए 1.5 साल दुबई में कॉर्पोरेट किया। एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ माय नोटिस पीरियड। एंड ट्रस्ट में दिलजीत के टिकट से ज्यादा डिफिकल्ट होता है ये डिसाइड करना कि आप आज खाने में क्या बनाओगे। और सिर्फ इस एक चीज से बचने के लिए मैं इस हद तक गिर चुका हूँ कि मैंने एक बार 15,000 रुपए खर्च कर दिए थे एक बार खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे 150 फीट ऊपर हवा में ले जाकर इन लोगों ने बहुत ही फैंसी खाना खिलाया था। हालांकि दुबई में खाने को लेकर सबसे ज्यादा क्रेजी स्टोरी मेरी ये नहीं है। मैंने एक बार बुर्ज खलीफा के सामने जाकर डिनर किया था, जहां जाके जब मैंने 800 रुपए की दाल देखी तो मुझे बस एक ही बात की खुशी थी कि इस बिल की पेमेंट नहीं करनी है मुझे। वैसे तो बहुत लोगों के ऑफिस में फ्री कॉफी मिलती होगी, लेकिन मेरा ऑफिस बहुत ही अलग है इस मामले में। मेरा ऑफिस बिल्कुल मेरे नानी घर के जैसे है, क्योंकि यहाँ के कैफेटेरिया में जो लंच मिलता है, एंड माइंड यू ये लंच बिल्कुल फ्री मिलता है। ऐसा खाना मुझे 1 साल और मिल जाता ना तो मेरा वेट 10 kg से बढ़ जाता, क्योंकि मैंने हेल्दी तो कभी कुछ नहीं खाया यहाँ पे। और अगर आप एक बैचलर नहीं हो ना तो आप मेरी ये खुशी फील नहीं कर सकते हो। और मेरे अंदर का बिहारी हर रोज 1 प्लेट चावल खा के सिर्फ एक ही संघर्ष करता है कि कहीं से बेड मिल जाए मुझे। संघर्ष विधर्ष। यूपीआई के नाम पे दुबई में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। कहने के तो दुबई मॉल में बहुत जगह यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं, लेकिन पिछले 3 महीने में मैं जितने भी जगह गया हूँ किसी भी जगह पे यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता और इवेंचुअली मुझे अपना कार्ड ही देना पड़ता है पेमेंट करने के लिए। वेलकम टू डे 3 ऑफ माई नोटिस पीरियड। और आज फिर ऑफिस से घर जाते हुए मैंने सस्ते पाकिस्तानी चावल खरीदने की जगह महंगे इंडिया गेट के चावल खरीदे। और मैं सच बताऊं तो मुझे याद नहीं है मैंने इंडिया में आखिरी बार कब एटीएम विजिट किया था, लेकिन दुबई में मुझे एटीएम जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ के लोकल स्टोर्स आपका क्रेडिट कार्ड जैसे ही देखते हैं वो तुरंत एक्स्ट्रा चार्ज मांग लेते हैं आपसे। हालांकि यहाँ पे मैंने कई जगह इंडियन करेंसी भी दिया है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन। वैसे तो दुबई में हरे पत्ते के नाम पे सिर्फ धनिया पत्ता मिलता है, लेकिन यहाँ की ग्रोसरी शॉपिंग इज रियली फन, क्योंकि सेम प्रोडक्ट जो हमें इंडिया में मिलता है वही यहाँ पे डिफरेंट लेबल्स के साथ मिलता है और दुनिया के हर एक कोने से इंपोर्ट किया हुआ सामान आपको यहाँ पे मिलता है नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए। और इसीलिए अगर यहाँ मेरा रूममेट एक पर्सनल ट्रेनर नहीं होता हेल्दी स्टफ कब तो
तो शायद ही मैं कुछ हेल्दी खरीदता। वैसे भी पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जंक फूड हेल्दी फूड से सस्ता ही मिलता है। दुबई को लोग इंटरनेट पे कितना भी अच्छा कह रहे, दुबई एक चीज में हमेशा इंडिया से पीछे रहेगा और ये चीज आपको दुबई एयरपोर्ट लैंड करते ही पता चल जाएगी। वेलकम टू डे 4 ऑफ माय नोटिस पीरियड। और कहने को तो दुबई इमिग्रेशन पे आपको एक फ्री सिम दी जाती है, लेकिन उसमें सिर्फ 1 GB डेटा होता है और उससे आप कॉल या मैसेजेस नहीं कर सकते। हालांकि आप एयरपोर्ट से बाहर निकल के उस पर रिचार्ज करा सकते हो, लेकिन दुबई के सिम बिल्कुल एप्पल प्रोडक्ट्स के जैसे होते हैं, जो कि शुरुआत में अच्छा लगता है लेकिन बाद में सिर्फ खर्चे। वो तो मुझे ऑफिस का सिम मिल गया, इसलिए मैंने पिछले 2 साल में कुछ भी खर्चा नहीं किया। और अगर आप दुबई घूमने आ और आपने ना डेटा रोमिंग लिया ना आप सिम पे पैसा खर्चा करना चाहते हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई आपको ऑलमोस्ट हर पब्लिक प्लेस पे मिल जाएगा। चाहे वो मॉल हो, चाहे वो टेस्ला की टैक्सी क्यों ना हो, लोकल बसेस तक में आपको यहाँ वाईफाई मिलेगा, भले मूंगफली ना मिले। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ के मेट्रो तक में आपको वाईफाई मिलेगा। हालांकि यहाँ की भीड़ देख के आपको इंडिया की याद नहीं आएगी। और वैसे तो मैंने यहाँ पे लाखों रुपए बचा लिए गंजी चुड़ैल के रील देखने में पिछले 2 साल में, क्योंकि यहाँ पे आके 10 दिन का अनलिमिटेड डेटा और कॉल आपको 6,500 रुपए में मिलेगा। और आपको सबसे सस्ता 28 दिन के लिए 2 GB डेटा मिलेगी आपको 1200 रुपए देने के बाद। उसमें आप सिर्फ 30 मिनट का कॉल कर सकते हो। वैसे आपको क्या लगता है, अगर अंबानी यहाँ पे आएंगे तो डेटा प्राइसेस सस्ते हो जाएंगे क्या? दुबई में इंडियंस को जानबूझकर कम सैलरी दी जाती है। वेलकम टू डे 5 ऑफ माय नोटिस पीरियड। और पहले दिन ऑफिस जाकर मुझे सबसे बड़ा शौक ये जान के लगा था कि जो काम मैं कर रहा हूँ वही काम यूरोपियन को करने पे ज्यादा सैलरी दी जाती है। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों के साथ भी होता है। वैसे तो आज ऑफिस में मेरा एग्जिट इंटरव्यू था, जहां मुझे कन्विंस किया जा रहा था कि आप जॉब छोड़ के मत जाइए, लेकिन इतनी यूजलेस मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूं मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ में कि फेक लाफ करके कन्विंस करना आ गया है। और कब तक घर से दूर रह के फेस्टिवल्स मनाते रहूंगा यार? लाइफ में एंजॉय करने के नाम पे सिर्फ संडे को क्रिकेट खेलने तो नहीं जा सकता हूं ना। और वैसे भी ऑफिस का फ्री लंच आपको कितना ही अच्छा मिल जाए, पिज्जा ही क्यों ना मिल जाए आपको। अपने काम को अपनी लाइफ मत बनने दो। ये चीज हमेशा याद रखो कि आपके लाइफ का हिस्सा है, वो आपकी पूरी लाइफ नहीं है। खुद को शट डाउन किया करो काम से। जरूरी नहीं है कि आप मेरी तरह रिजाइन कर दो, लेकिन ईवाई के एम्प्लॉय की जैसे गलती मत करो। मजदूर वाली सैलरी में सीईओ वाले टेंशंस मत लो। और आपकी एचआर का बोला हुआ कि हमारी ऑफिस एक फैमिली की तरह है, उतना ही बड़ा झूठ है जितना मेरी वाली अलग है। और ये चीज मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज हो गई। और यहाँ पे वैसे भी मेरे सिर्फ 25 दिन बचे हैं, क्योंकि दुबई में इस बार किसी को भी नए आईफोन 16 नहीं मिलेंगे। वेलकम टू डे 6 ऑफ माय नोटिस पीरियड। और आज ऑफिस पहुंचने के बाद जब मैं फ्री का लंच करने गया था, जहां मैं यूजुअली अपने नानी घर से भी ज्यादा खाना खाता हूं, तो वहां मुझे बातों बातों में पता चला कि सलमान भाई दुबई आए हुए हैं और उनकी दुबई मॉल की बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है। जिसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आज काम खत्म करते ही सबसे पहले दुबई मॉल जाएंगे। और वहां जाते वक्त रास्ते में कुछ इनोसेंट जानवर देखते मुझे ये तो समझ में आ गया कि भाई अब दुबई मॉल में नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों दुबई मॉल पहुंचने के बाद बहुत ही स्ट्रेंज चीज देखने को मिली कि एप्पल स्टोर के बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। और क्योंकि यहाँ का एप्पल स्टोर 2 फ्लोर का है, तो मैं ऊपर जाके देख रहा था कि एक्चुअली कितनी भीड़ है। जहां मुझे ये पता चला कि ये सारी की सारी भीड़ कल सुबह फोन लेने के लिए है। ये लोग रात भर यहाँ बैठेंगे ताकि कल सुबह जाके कहीं इनका नंबर लगे और इनको आईफोन 16 मिल जाए। कुछ लोग तो लग रहा था ऐसे सीधे एयरपोर्ट से आ गए हो, और बाकी लोग तो यहाँ पे खाना, स्नैक्स, पानी तक लेके बैठे हुए थे, जैसे पता नहीं सुबह तक उनको वॉशरूम तो जाना ही नहीं पड़ेगा। और जब हम लोग दुबई मॉल से रैपिडो लेके मॉल ऑफ एमिरेट्स पहुंचे, तो यहाँ की भीड़ देख के एक चीज तो रियलाइज हो गया था कि इस साल भी किसी को नए आईफोन्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच में सैमसंग के स्टोर को लोग उतनी ही इज्जत दे रहे थे जितनी एक इंटर्न को सैलरी मिलती है। दुबई में शायद आज पहली बार ऐसा होगा जब इंडिया से महंगे आईफोन्स बिकेंगे। वेलकम टू डे 7 ऑफ माय नोटिस पीरियड। और जितने भी लोगों को एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट या स्टोर से आज फोन नहीं मिला है, अब अगले 3 महीने तक उन लोगों को ब्लैक में आईफोन खरीदना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा महंगे बिकने वाले हैं, क्योंकि ये ब्लैक मार्केटिंग यहाँ के लोकल स्टोर्स वाले ही कर रहे हैं, जो कि खुद अपने यूट्यूब वीडियोस में बता रहे हैं। 16 Pro Max ऑफिशियल प्राइस था 5099, लेकिन भाई बेच रहा है आज 11,000, 12,000, 9,000, 10,000। वैसे तो ये करना दुबई में बिल्कुल लीगल है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की तरह एमआरपी वाला सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अपने हिसाब से लोग किसी भी प्राइस पे बेच सकते हैं। और इसी चीज का फायदा उठा के ये लोग रात भर अपने स्टाफ को लाइन में खड़ा कराते हैं और बहुत सारे कम सैलरी वाले लेबर क्लास वाले लोगों को 200-300 दिरहम देके फोन की शॉर्टेज क्रिएट करा देते हैं मार्केट में, ताकि अगले 2 महीने तक ये अपना फोन प्रीमियम पे बेच सके एप्पल के प्राइस से। और अगर आपको ब्लैक में आईफोन नहीं खरीदना, तो या तो आप 2 महीने बाद दुबई आओ या एप्पल के वेबसाइट पे प्री बुकिंग करके आओ, जिससे मैंने 40,000 रुपए तक बचाए हैं पिछले साल आईफोन 15 Pro Max खरीदते वक्त। दुबई में आपको जॉब करने के लिए ये मेडिकल टेस्ट पास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वेलकम टू डे 8 ऑफ माय नोटिस पीरियड। मुझे दुबई के जॉब की सबसे बेस्ट पार्ट यही लगती है कि यहाँ का मेडिकल इंश्योरेंस इतना अच्छा है कि लोग यहाँ पे अपने मेडिकल बिल्स की टेंशन लेते ही नहीं है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि जिसको भी वर्क वीजा दिया जाएगा उसको मेडिकल इंश्योरेंस देना कंपलसरी है, चाहे जॉब कितनी छोटी क्यों ना हो, चाहे सैलरी कितनी कम क्यों ना हो। लेकिन जॉब मिलने से पहले हर किसी को एक स्पेसिफिक मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें एक्सरे और ब्लड सैंपल लिया जाता है। और अगर आपके मेडिकल टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको फाइनली जॉब मिल जाती है, जिसके बाद ऑफ कोर्स आपके ऑफिस पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या क्या चीजें फ्री में देते हैं। वैसे तो मेरे ऑफिस में फ्री लंच मिलता है, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, अगर ब्रेकफास्ट भी फ्री में मिलता तो ज्यादा मजा आता। लेकिन ऑलमोस्ट हर हफ्ते मेरे ऑफिस में न्यूट्रिशन बॉक्स दिया जाता है, जिसमें वैसे तो बहुत ज्यादा चीजें होती है, लेकिन ऑफिस में सबका फेवरेट ये चॉकलेट बॉक्स है जो हर वीक रखा रहता है। और ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो चॉकलेट ही है, क्योंकि चॉकलेट देख के सब लोग ऑफिस में
लेकिन दुनिया के हर कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह सबसे ज्यादा इज्जत हमारे ऑफिस में कॉफी मशीन को मिलती है। इसके बिना हमारा 4 PM कल्ट गॉसिप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर अपने बॉस और उनके बॉस की चुगली नहीं की तो ऑफिस जाने का फायदा क्या हुआ। दुबई में इसके बिना सर्वाइव कर पाना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। वेलकम टू डे 9 ऑफ माय नोटिस पीरियड, और मुझे शायद मेरी जॉब से पहले महीने ही निकाल दिया जाता, क्योंकि मैंने इससे पहले आज तक कभी भी अपने लाइफ में कॉर्पोरेट जॉब नहीं किया था। वैसे तो दुबई की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे घर से दूर ट्रैवल करके ऑफिस बिल्कुल भी नहीं जाना था, क्योंकि आखिरी बार हर रोज सुबह इतनी जल्दी मैं तभी उठता था जब मुझे स्कूल जाना होता था। उसके लिए भी मुझे 2 लोग लगते थे, और मेरे लिए ये बहुत सुकून की बात है कि जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मेरे ऑफिस के लोग आधे रास्ते पहुंच चुके होते हैं। और वैसे भी पैसे बचाने के लिए घर से दूर ऑफिस लेना मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि पैसे बचाने के लिए घर तो ऑफिस से दूर ले लोगे, लेकिन फिर पूरी लाइफ ट्रैफिक में गुजर जाएगी, क्योंकि शाम के पीक आवर्स में तो ट्रैफिक यहाँ भी बहुत ज्यादा होती है। पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? और उस टाइम तो दुबई की मेट्रो भी मुंबई की लोकल एसी बन जाती है। दुबई एयरपोर्ट से बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तानी को वापस भेजा जा रहा है। वेलकम टू डे 10 ऑफ माय नोटिस पीरियड, और बहुत सारे लोगों की तरह आपके इस बिहारी बारबी को भी दुबई टूरिस्ट वीजा पे आने के बाद ही जॉब मिला था, बट पिछले महीने अचानक से इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ तक कि बांग्लादेश के एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोगों को फ्लाइट पे चढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि उनके पास 3000 दिरहम नहीं थे। वैसे तो ये कोई नया रूल नहीं है, दुबई में किसी भी टूरिस्ट को आने के लिए रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स और 3000 दिरहम रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अचानक से इस चीज को स्ट्रिक्टली इसलिए चेक किया जा रहा है क्योंकि कोविड के बाद से दुबई इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मुंबई बन गया है, और जॉब्स तो यहाँ भी सबको मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी लेवल निकालना पड़ता है। और लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। आजकल तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर से इमिग्रेशन पे कुछ भी नहीं पूछा जाता है, बट आपको क्या लगता है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों को अभी भी क्यों चेक किया जाता है? दुबई जाके जॉब ढूंढते वक्त मैंने सबसे ज्यादा पैसे सिर्फ ये एक चीज करके बचाए थे। वेलकम टू डे 11 ऑफ माय नोटिस पीरियड, और आज भी 3 अप्रैल 2023 से लेके आज तक मैं हर रोज अपने ऑफिस पैदल जाता हूँ, और मैं ऐसा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पैसे बचाने हैं। मेरा ऑफिस मेरे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन जॉब ढूंढते वक्त मैंने मेट्रो, बसेज और यहाँ तक कि दुबई की कड़कती धूप में किलोमीटर्स पैदल चल के स्ट्रगल किया था। लेकिन मेरे इंटरव्यूज की सबसे फनी स्टोरी है कि मैं मेट्रो में बैठ के टाई पहनना सीख रहा था जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया था, क्योंकि मैं 10 साल बाद टाई पहन रहा था। और बुरी मेमोरी सिर्फ ये है कि मुझे कोई दही चीनी खिलाने वाला नहीं था, लेकिन मैंने एक चीज ये अच्छी की थी कि जब भी मैं अपने सीवी ड्रॉप करने के लिए अलग अलग ऑफिसेस जाता था और मुझे कोई इंटरव्यू मिल जाती थी, तो अच्छा इंटरव्यू जाने के बाद मैं खुद को एक ट्रीट देता था। और क्योंकि मेरे घर के नीचे ही स्टारबक्स और टिम हॉर्टन्स दोनों की कॉफी मिलते हैं, तो मैं हमेशा इंटरव्यू के बाद टिम हॉर्टन्स की कॉफी पीता था। एंड ऑनेस्टली दुबई के मेट्रो स्टेशन दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि कभी कभी आपको ये दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का भी याद दिला देंगे, बट नॉन पीक आवर्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ की सबसे ज्यादा बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पे आपको दुबई की मेट्रो हो या दुबई की बस हो, दोनों ही जगह पे आप सिर्फ इस एक कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, जिसको नॉल कार्ड बोला जाता है। दुबई में भी इंडिया की तरह ऑलमोस्ट हर जगह रिजर्वेशंस होते हैं। वेलकम टू डे 12 ऑफ माय नोटिस पीरियड, और शायद ये बात इंडिया में बहुत ही कम लोगों को पता है कि दुबई में ऑलमोस्ट हर कॉर्पोरेट ऑफिस में रिजर्वेशंस होते हैं। हालांकि ये इंडिया से थोड़ा अलग है, क्योंकि जिनको रिजर्वेशन पे जॉब मिलती है, मेरिट उनका भी सेम होना चाहिए, क्वालिफिकेशन उनकी भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पे नहीं है कि आपको कम क्वालिफिकेशन पे भी जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे रिजर्वेशन इस चीज पे कि डाइवर्सिफिकेशन चाहिए इन लोगों को, जिसकी वजह से लोकल अमीराती जिनके पास यूएई का पासपोर्ट है, उनको जॉब पे 10-15%, कभी कभी उससे ज्यादा भी रिजर्वेशन मिलती है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वो लोग लोकल है तो उनको सैलरी काफी ज्यादा मिलती है। एंड ऑनेस्टली मुझे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दे ऑल एक्सेप्ट अस। उनको पता है कि यहाँ पे पूरी कंट्री, इनफैक्ट दुबई सिटी बाहर के लोगों की वजह से चल रही है। अगर सब लोग चले जाएंगे अपनी कंट्री वापस, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा इकोनॉमी रन करने में यहाँ पे। हालांकि रिजर्वेशन वाली बात से थोड़ी जलती है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग बाहर से आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और ऑनेस्टली ना तो मुझे सिस्टम से प्रॉब्लम है, ना ही शहर से, जहाँ पे टेस्ला को टैक्सी की तरह चलाई जाती है और वॉशिंग मशीन तक को सीट दी जाती है। तो हम तो फिर भी जनरल वाले लोग हैं, तो इसीलिए सोचा कि जाते जाते आपको बताता जाऊं कि दुबई की इतनी अच्छी जॉब छोड़ के इंडिया वापस क्यों जा रहे हो। वेलकम टू डे 13 ऑफ माय नोटिस पीरियड, और जब से मैंने ये सीरीज शुरू किया तब से सबसे ज्यादा एक ही कमेंट आया कि मैं जॉब छोड़ क्यों रहा हूं यार। एक्चुअली दुबई वाज अ टेम्पररी प्लान, और अब वापस इंडिया जाते वक्त मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिर गया, क्योंकि मैं वो बिहारी हूं जिसने छठ पूजा की टिकट्स तत्काल में भी लिए थे। लेकिन अब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर गया, क्योंकि मुझे एक भी कॉन्सर्ट के टिकट्स नहीं मिले इंडिया में। हालांकि वो अलग बात है कि जनरल वालों को ऐसे भी कहां ही सीट मिलती है, लेकिन अब क्योंकि मुझे कॉन्सर्ट के टिकट्स नहीं मिले, तो मुझे पता है कि इंडिया जाके मैं एक्जैक्टली क्या करने वाला हूं। और क्योंकि मैंने रेजिग्नेशन देने के पहले एक चेकलिस्ट बनाया था जो मुझे इंडिया जाके करना है। मुंबई की गणपति देखनी थी मुझे, और कोलकाता मेरा इंडिया का पहला डेस्टिनेशन होगा, और मैं कोलकाता का दुर्गा पूजा बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता हूं इस साल, जो मुझसे पिछले साल मिस हो गया था। और अगर किसी ने भी गलती से इंस्टाग्राम पे मुझे गरबा के पासेस दे दिए, तो मैं पक्का अहमदाबाद जाके गरबा भी करूंगा। एंड ऑफ कोर्स एक बिहारी कहीं भी रहे, छठ पूजा पे बिहार तो पहुंच ही जाएगा। और अपने रेजिग्नेशन की सबसे पहली चीज मुंबई के गणपति के दर्शन कर चुका हूं मैं, क्योंकि कुछ भी अच्छा करने से पहले गणपति जी का नाम लिया जाता है, और रेजिग्नेशन से अच्छा क्या हो सकता है। इतना बोल के कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? अरे जहाँ खड़े होता वही लाइन शुरू होती है। दुबई मॉल को अब हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। वेलकम टू डे 14 ऑफ माय नोटिस पीरियड, और मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं सैमसंग के लिए दुनिया के सबसे बड़े मॉल में मॉडलिंग करूंगा। ऑफिस से काम खत्म करते मैं दुबई मॉल के लिए निकल गया, क्योंकि मुझे आज फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस गेन करना था। लेकिन आज दुबई मॉल जाते वक्त मैंने एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज नोटिस की कि अब दुबई मॉल नॉन पीक सीजन में भी खचाखच भरा रहता है, और इसीलिए अब इन लोगों को यहाँ पे एंट्री फी लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मॉल में सरोजनी और कमला नगर के बहुत सारे ब्रांड से शॉपिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे पेंगुइन्स भी देख सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप खुद
खुद भी पेंगुइन बन के इन आइस रिंक में जा सकते हो और मुंह के बल गिर जाओगे अगर आपको स्केटिंग नहीं आता है। लेकिन मैंने फाइनली दुबई छोड़ने के पहले एमिरेट्स सिमुलेटर का फ्लाइट का एक्सपीरियंस ले लिया। फ्लाइट उड़ाने में मजा तो बहुत आया, बट अब क्योंकि एप्पल के आईफोन्स को लोग शॉर्ट करके बाहर ब्लैक में बेच रहे हैं तो उनके पास तो फोन्स बचे नहीं। और सैमसंग ने इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने स्टोर में बहुत बड़ा एक स्टूडियो सेटअप किया जहाँ पे हर किसी को फ्री फोटो शूट कराया जा रहा है और 15 मिनट के लिए आप दुबई मॉल के सैमसंग स्टोर में वहाँ के स्टोर एम्बेसडर बन सकते हो और फ्री में मॉडलिंग कर सकते हो। चलो दुबई की अपनी लाइफ दिखाता हूँ मैं तुम्हें आज। वेलकम टू डे 15 ऑफ माय नोटिस पीरियड। और आज फिर सुबह उठते वक्त लेट होने की वजह से मुझे ब्रेकफास्ट स्किप करके ऑफिस जाना पड़ा। और ऑफिस जाते वक्त मैं अपना सबसे फेवरेट काम करता हूँ, कार स्पॉटिंग करते वक्त जब मैं ऑफिस जा रहा था तो इंडियन ब्रांड्स देख के बहुत खुशी मिलती है मुझे। और क्योंकि आजकल लेट नाइट तक एडिटिंग कर रहा हूँ मैं तो ऑफिस में इतनी नींद आती है कि बिना ब्लैक कॉफी के किसी की शक्ल देखने का मन नहीं करता है। और क्योंकि मैं नोटिस पीरियड पे हूँ तो मुझे काम तो बहुत कम करने को मिलता है, लेकिन लंच के लिए मैं उतना ही ज्यादा वेट करता हूँ। और ऑफिस में आज चार्ट काउंटर देख के कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा था। किसी तरह 4 बजे तक काम करने के बाद फाइनली बहुत खुशी मिली जब कल ग्रुप के साथ बैठ के मैंने गॉसिप की। शाम 5 बजे लॉग आउट करके ऑफिस का टेंशन और ऑफिस की लैपटॉप ऑफिस में ही छोड़ दी। लबन पीते पीते जब मैं घर आ रहा था तो मैंने फिर एक पीली टार्जन भी स्पॉट कर ली। फटाफट से चाट की क्रेविंग खत्म करने के लिए पनीर पराठा खा के जिम के लिए निकल गया। और अचानक से जिम जाते वक्त बच्चों को खेलते हुए देख के इंस्टा रील्स की याद आ गई। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। और क्योंकि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ तो अपने लोनलीनेस और ओवर थिंकिंग को दूर रखने के लिए मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा खुद को बिजी रखने की। जिम से घर आते वक्त आयरन किए हुए कपड़े ले लिए और घर आते ही खाना बनाया और उसके बाद सबसे ज्यादा बोरिंग काम करके अपने दिन को खत्म कर दिया। दुबई में इंडियंस को आखिर गवर्नमेंट जॉब मिलती कैसे है? वेलकम टू डे 16 ऑफ माय नोटिस पीरियड। और मुझे लाइफ का सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब मुझे पता चला कि कोई भी किसी भी कंट्री से आके दुबई में गवर्नमेंट जॉब कर सकता है। अब वैसे तो मुझे पर्सनली गवर्नमेंट जॉब करने का कोई शौक नहीं था, बट जब आपको स्टार्टिंग सैलरी 20,000 दिरहम की मिले और 18 साल की उम्र में कोई आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाने को ना बोले तो गवर्नमेंट जॉब भी बहुत एक्साइटिंग लगने लगती है। और लगे भी क्यों ना जब आपको सैटरडे संडे की छुट्टी के अलावा फ्राइडे को भी हाफ डे की छुट्टी मिल जाए। कल जब मेरे लोकल अरबी मैनेजर ने मुझे बोला कि इंडिया वापस जाने से अच्छा वर्क फॉर दुबई गवर्नमेंट, जब मन करे तो वीकेंड पे इंडिया चले जाना, तो एक बार को 7 लाख रुपए की सैलरी और ऑफिस से मिला हुआ घर के बारे में सोच के लगा कि आप दो ना। बट अब तो मम्मी को बोल दिया कि इंडिया आके आपके हाथ की दाल पूड़ी और खीर खानी है। काश मुझे ये चीज तब पता चलती जब मैं यहाँ पे आके जॉब ढूंढ रहा था कि दुबई गवर्नमेंट की सारी जॉब वैकेंसीज एक वेबसाइट और एप्लीकेशन पे ही मिल जाती है। वैसे तो यहाँ पे मेजॉरिटी जॉब यूएई के नेशनल्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे जॉब्स ऐसे भी है जिसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। एंड सबसे बेस्ट फ्रेशर्स और ग्रेजुएट्स को भी मिनिमम सैलरी 2.25 लाख रुपए की मिलती है। दुबई में सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेस की जॉब कैसी होती है? वेलकम टू डे 17 ऑफ माय नोटिस पीरियड। और वैसे तो मेरी कंपनी कंट्री की टॉप 10 एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी में से एक है और ऑनेस्टली अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कभी भी अपना यूट्यूब कंटिन्यू नहीं कर पाता यहाँ से। वैसे तो आज बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स असाइन हुए थे मुझे, बट मेरी जॉब की सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरा ये पर्सनल सैंपल रूम। क्योंकि ऑफिस ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर मेरी डेस्क की हालत कुछ ऐसी हो गई थी और क्योंकि आज डायरेक्टर्स से सैंपल अप्रूव कराना था तो फटाफट ऑफिस से लंच करके आखिरी बार अपने हेड ऑफिस जा रहा था मैं, क्योंकि ये लास्ट टेंडर है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ करीब पिछले 3 महीने से। वैसे तो मेरे ऑफिस में बहुत सारी कार्स लगी रहती है, लेकिन जो मजा ये GTA वाली गोल्फ कार्ट पे घूमने में वो मजा किसी और चीज में नहीं है। वैसे तो यहाँ आके डायरेक्टर और शेयर होल्डर से मिलने के बाद टेंडर अप्रूव हो गया, बट ऑफिस जाके मुझे पता चला कि आज पेपर साइन नहीं किए जाएंगे क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। और फिर 4 बजे अपने कल्ट ग्रुप के साथ जाके कॉफी पीते वक्त मैं उन्हें ये बता रहा था कि कैसे 2 हफ्ते बाद ऑफिस से मैं और मेरा ये LGBTQ कीबोर्ड दोनों गायब हो जाएंगे। ट्रैवलिंग करते वक्त सबका एक फेवरेट अट्रैक्शन जरूर होता है और मैं अगले 2 हफ्ते में दुबई के सारे फेवरेट अट्रैक्शंस एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ऑनेस्टली अगर आप दुबई आए और आपने डेजर्ट सफारी नहीं की तो आपका ट्रिप इनकम्प्लीट रह जाएगा। और वैसे तो मैं पिछले साल भी सेम जगह आया था डेजर्ट सफारी करने के लिए, इसीलिए अब मेरी और सलमान की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। बट ट्रस्ट मी, डेजर्ट सफारी के इकलौता एक्सपीरियंस है जिसमें आपको सब कुछ करने को मिलता है, चाहे आपको वो फ्री में कैमल राइड करने का मौका मिले या थोड़े बहुत पैसे देके ATV राइड्स। हालांकि ऊंट देख के मुझे बचपन का वो खौफ याद आता है। आइए। पिछले साल तो मैं कैमल राइड पे बहुत डरा हुआ था और बस वेट कर रहा था कि कुछ भी गलती होगी तो मैं यही बोलूंगा, क्या गधा है। खैर अब तो सीरियल की कॉमेडी की तरह मेरा डर भी खत्म हो चुका है। लेकिन डेजर्ट सफारी का सबसे बेस्ट पार्ट होता है रेत के टीले पे ले जाते फिर मौत का नाच खेलते हैं। अगर आपको अपने डेजर्ट सफारी का सबसे ज्यादा पैसा वसूल करना है तो प्लीज कैसे भी करके लड़ झगड़ के सबसे आगे वाली सीट लेना ताकि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे व्यूज मिले। वैसे तो पिछली बार जब मुझे व्यूज मिले थे तो मैं ये सोच के परेशान था कि यहाँ पे घास कैसे उग गई है, लेकिन अगर आपकी किस्मत मेरी जैसी हुई और आपको सबसे पीछे बैठना पड़ा तो आपके नजारे कुछ ऐसे होंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपको फ्लाइट की टर्बुलेंस में भी कभी इतना डर नहीं लगा होगा जितना आपको पीछे बैठ के लगेगा। लाखों रुपए खर्च करके दुनिया भर से लोग दुबई में सिर्फ एक पिक्चर क्लिक कराने के लिए आते हैं और फाइनली 2 साल दुबई में रहने के बाद मुझे आज मौका मिला इस चीज को एक्सपीरियंस करने का। वैसे तो अलसीफ कुछ और नहीं बल्कि एक तरह से पुरानी दिल्ली है दुबई का, क्योंकि ये पूरा एरिया तब के टाइम को रिप्रेजेंट करता है जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे 1970। बेसिकली तेल निकलने से पहले तक दुबई कैसा था, और बिल्कुल पुरानी दिल्ली की तरह आपको हर एक चीज खुले मार्केट में यहाँ पे मिलता है, चाहे वो हल्दी हो, मसाले हो या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्यों ना हो। और थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे तो सिर्फ नाइटी और पेटीकोट गाउन
मिलता है क्योंकि लड़कों के लिए यहाँ पे ज्यादा चीजें दिख नहीं रही थी। हालांकि सोवेनियर्स ले सकते हो आप यहाँ से, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए लोग दुनिया भर से आते हैं, ये यहाँ का आइकॉनिक स्टारबक्स है जो दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल स्टारबक्स में से एक है। वैसे तो हर एक चीज यहाँ पे बाकी स्टारबक्स की तरह ही मिलती है, लेकिन शायद ये पहला स्टारबक्स था जहाँ पे मुझे केले दिखे और वो इतना महंगा था कि मैंने सीधे पूछ दिया बिना छिलके का बोल रहे, बिना छिलके। और जैसे ही हम लोग कॉफी लेके बाहर आए तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है क्योंकि एक एक करके हर लोग वेट करके फोटो क्लिक करा रहे थे, लेकिन इट्स वर्थ द वेट क्योंकि फोटोज बहुत ही प्यारे आते हैं। और फाइनली यहाँ फोटोज क्लिक करा के मैंने अपने दुबई की एक और बकेट लिस्ट की चीज पूरी कर ली। लाइफ में एक बार तो सभी को दुबई यॉट का एक्सपीरियंस करना चाहिए। और जैसे मुझे पता चला कि इसके टिकट सिर्फ 2000 रुपए के होते हैं तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि क्यों मैं पिछले 2 साल से इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था। वैसे तो यॉट में जाने से पहले सभी को लाइन में खड़ा करके अच्छे से समझाया जाता है कि क्या क्या होगा यॉट में, और एक बार आप यॉट पे चढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे कितने सारे यॉट्स यहाँ पे अलग अलग तरीके के कार बोट्स भी है यहाँ पे, और बहुत सारे पार्टी बोट्स भी है, बहुत सारे छोटे पर्सनल बोट्स भी जहाँ पे अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो। यहाँ पे बनाना राइड्स भी मिलती है और आप यॉट की टिकट बुक करते हो और पैसे बचा सकते हो अगर आप बिना मील के यॉट की टिकट बुक करते हो। और जब हमारी यॉट अटलांटिस होटल पहुंची तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मेरे लाइफ का पहला कोलैबोरेशन अटलांटिस होटल से आया था, और उसी कॉन्फिडेंस में मैं यॉट भी चलाने लगा। बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि दुबई का सबसे बढ़िया पंजाबी समोसा मुझे एक यॉट में खाने के लिए मिलेगा। खाने के बाद और यॉट स्पॉटिंग करी, जिसके बाद ऋषि ने जब मुझसे पूछा कि यहाँ पे जेट स्की करने की कितनी प्राइस है तो मैंने सीधे बोला पूछ क्या। और जैसे ही सनसेट होने लगा तो हम लोग नीचे जाके फोटो शूट करा रहे थे क्योंकि दैट वाज द परफेक्ट स्पॉट। दुबई आई का बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा था यहाँ से, और हमारी राइड खत्म होने से जस्ट पहले जब दुबई मरीना का स्काईलाइन दिखता है ना तब समझ में आता है कि दुबई का आर्किटेक्ट एक्चुअली कितना अच्छा है। दुबई की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन की टिकट सिर्फ 3000 रुपए की मिलती है, और मुझे लगा था इन पैसों में हमें यहाँ सिर्फ डेजर्ट सफारी कराई जाएगी और फ्री में खाना खिलाया जाएगा। और शाम में जब डेजर्ट सफारी करा के हम लोगों को बेस कैंप लाया गया तो यहाँ पे हर जगह चेयर और टेबल देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ तो लोग हुक्का करेंगे और खाना खा के वापस चले जाएंगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे खाना ले रहे थे तो अचानक से अनाउंसमेंट हुआ कि जल्दी से खाना लेके अपने अपने टेबल्स पे वापस चले जाइए क्योंकि यहाँ पे शो शुरू होंगे। और ऑनेस्टली शो शुरू होने के बाद उतना ज्यादा एक्साइटमेंट लग नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इमिराती कल्चर दिखाया जा रहा था, बट ये लोग धीरे धीरे क्राउड के साथ इंगेज करते जाते हैं। ऑनेस्टली क्राउड बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, एंड ऑनेस्टली धीरे धीरे परफॉर्मेंसेस अच्छे भी होते जा रहे थे कि लोग अपना खाना छोड़ के सिर्फ शोज देख रहे थे। बट जैसे इस लड़के ने फायर शो शुरू किया तो सब लोग बेली डांसर्स को भूल गए, एंड ट्रस्ट मी दिस फायर शो वाज द बेस्ट। मुझे लगा कि मेरे पूरे 3000 सिर्फ ये फायर शो देखने में ही वसूल हो गए। मुझे पता नहीं क्यों लोग यहाँ पे बेली डांस को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं डेजर्ट सफारी में, अगर लोग सिर्फ ये फायर शो ही प्रमोट कर देना जिसमें भाई ने एक्चुअली आग लगा दी थी। जो देख के ऋषि ने मुझे ये भी बोला कि भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। अगर आप डेजर्ट सफारी देखने अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो याद रखना कि जब बेली डांसर्स आए तो अपने खाने पे फोकस करो, वरना आपकी बीवी भी नाराज हो जाएगी। लाइफ में संडे की वैल्यू तब समझ में आती है जब आप जॉब करने लगते हो, और मुझे पर्सनली इस चीज की वैल्यू इतनी ज्यादा समझ में आ गई है कि अब मैं हर हफ्ते दुबई में कुछ ना कुछ करने बाहर निकल जाता हूँ। इस हफ्ते मैं टॉप गोल्फ गया था जहाँ मुझे 3 लोगों के लिए 5000 रुपए देने पड़े। हालांकि अगर आप वीकडेज पे जाओगे तो आपको 3000 में ही मिल जाएंगे, और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, ट्रेनिंग से लेके क्लब्स, हर एक चीज। और अगर आप पहली बार जा रहे हो मेरे तरह तो आपको एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग पहली बार ही आते हैं, एंड ट्रस्ट में सब लोग उतना ही एम्बैरेस होता है यहाँ के। हालांकि उससे भी ज्यादा एम्बैरेसमेंट तब होती है जब यहाँ पे बारबेक्यू नेशन की तरह आपके बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ के ट्रेनर्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, जिसकी वजह से आपका गेम बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। और एक बार आपका गेम इंप्रूव हो गया उसके बाद तो आप बैक टू बैक शॉट्स लेते जाओगे, और आपका जैसे जैसे पॉइंट्स इंप्रूव होते जाता है आप गेम में बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हो। हालांकि कुछ लोगों को पॉइंट से खुशी मिलती है, और क्योंकि मेरे और ऋषि की खुशी सिर्फ और सिर्फ खाने से आती है। हालांकि यहाँ पे खाना इंक्लूडेड नहीं होता है आपके बिल में, और खाना खाने के बाद जो हम लोगों का एनर्जी लेवल बढ़ा उसके बाद हम लोग वापस से बॉल को ऐसे मार रहे थे जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हो। बट ट्रस्ट मी, गोल्फ बॉल को दूर मारने से ज्यादा खुशी इसको स्क्रीन पे दूर जाते हुए देखने में आता है। बट अगर आप टॉप गोल्फ खेलने के लिए दुबई आओगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शाम को आना, क्योंकि शाम को यहाँ पे व्यूज बहुत ही ज्यादा अच्छे होता है। दुबई में एक जगह ऐसी भी है जहाँ घूमने की टिकट लोग अपनी फ्लाइट टिकट से पहले बुक करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ की टिकट्स किसी को नहीं मिलती है। और वैसे तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर को हर साल वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग का अवार्ड मिलता है, लेकिन आप जैसे इस बिल्डिंग में एंटर करोगे यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा लॉबी देखने को मिलेगा जहाँ ये चिड़िया सबको एंटरटेन करते रहती है। और अगर आप हम लोग की तरह लेट नहीं आओगे तो आपको एंट्री आपके स्लॉट टाइम पे मिल जाएगी। बट क्योंकि हम लोग लेट थे तो हम लोग को आधा घंटा वेट करने के बाद जब अंदर भेजा गया तो वहाँ की लोकल एलेक्सा दीदी ने हमें बताया कि ऊपर जाके लाइन में सबको खड़ा करके दिखाया जाएगा कि धरती एक्चुअली में गोल है, और यहाँ 2500 से भी ज्यादा डीएनए रखे हुए हैं। लेकिन सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे मुझे लगती है जो व्यूइंग डेक, जहाँ ऑनेस्टली फोटो खिंचाने का टाइम था नहीं हमारे पास, इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। और दुबई आके अगर आपने शाहरुख खान का पोज नहीं किया तो फिर क्या फायदा। वैसे तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में यही दिखाया जाता है कि आपकी लाइफ फ्यूचर में कैसी होगी, लेकिन आधी से ज्यादा चीजें यहाँ GTA 6 से इंस्पायर्ड है, जो कि खुद फ्यूचर में कब आएगी हमें भी नहीं पता। लेकिन कुछ कुछ चीजें यहाँ पे चिट्टी रोबोट से भी इंस्पायर्ड है जो टेस्ला वाले बना के रखे हुए हैं। कुछ लोग थर्ड फ्लोर पे पहुंचते कैमरा निकाल के बोलते हैं लेकिन आप हीलिंग फ्लोर पे जाके कितना भी हीलिंग कर लो आपके एक्स का दिया हुआ ट्रॉमा आप हील नहीं कर पाओगे। हालांकि यहाँ पे विजुअल सबसे ज्यादा अच्छे मिलते हैं, लेकिन ये पूरा एक्सपीरियंस आपको 9000 रुपए में मिलता है। दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को टेस्ट में फेल कर दिया जाता है। इंसान एक बार को यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता है, लेकिन यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस किसी को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिलता है। दुबई में जॉब लेने के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल होता है यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना। यहाँ के इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज है ड्राइविंग को लेकर कि आप कितनी भी कोशिश कर लो आपको पहली अटेम्प्ट में कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए
अप्लाई भी नहीं कर सकते हो अगर आप अपने आई चेकअप और मेडिकल चेकअप में पास नहीं करते हो। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। उसके बाद भी यहाँ पे इतने सारे टेस्ट होते हैं इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से कि आपको 10 बार भी फेल करना पड़े तो लोग 10 बार फेल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका 80-90 हजार रुपए का ड्राइविंग लाइसेंस का प्राइस 1 लाख 1.5 लाख कभी कभी 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। तो उबर करके लग्जरी कार्स में घूमने से ज्यादा मजा यहाँ पे तब आता है जब आपके दोस्त को फाइनली ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए और उसकी गाड़ी में आप घूमो दुबई में। और इंडिया जाके मैं सिर्फ एक चीज जो दुबई की मिस करने वाला हूँ वो है यहाँ के ट्रैफिक रूल्स। आई रियली विश की जैसे अपनी देसी गाड़ियां यहाँ पहुंच गई है वैसे यूएई के ट्रैफिक रूल्स इंडिया पहुंच जाए और ट्रैफिक सिग्नल जंप करने पे लोगों को 25,000 रुपए तक का फाइन लिया जाए। दुनिया में ऐसी बहुत ही कम चीज है जिसका एक्सपीरियंस आप दुबई में नहीं ले सकते हो। ऐसे ही एक्सपीरियंस है फरारी वर्ल्ड का जिसका एक्सपीरियंस आप अबू धाबी जाके ले सकते हो। एंड ट्रस्ट मी ये दुनिया की सबसे बढ़िया अम्यूजमेंट पार्क्स में से एक है क्योंकि यहाँ पे तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट रोलर कोस्टर राइड है और शायद ये पहली ऐसी चीज होगी जो दुनिया की सबसे बड़ी या फास्टेस्ट है लेकिन दुबई में अवेलेबल नहीं है। 0 to 250 ये 3 से 4 सेकंड में चला जाता है। इसकी स्पीड की वजह से बहुत सारे लोगों को डर लगता है लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ भी फरारी वर्ल्ड में इसी के लिए होती है। लोगों के 6,500 रुपए वसूल हो जाता है यहाँ पे आके। और क्योंकि फरारी वर्ल्ड ने यहाँ पे एक छोटा सा सिटी बना के रखा हुआ है जहाँ पे आप हर एक चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही पता है कि यहाँ पे रोलर कोस्टर्स और बहुत सारे राइड्स एक्सपीरियंस करने के लिए मिलते हैं कहीं रुकेंगे ना हम। लेकिन एक्चुअली लोगों ने बहुत जगह पे एक्सपीरियंस जोन बना के रखा हुआ और हर कॉर्नर पे आपको एक फरारी की दुकान देखने को मिल जाएगी जहाँ पे आप छोटी बड़ी चीजें खरीद सकते हो। जो आप नहीं खरीद सकते हो वो ये बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव कार्स। कुछ कार तो यहाँ पे ऐसी भी है जो पूरी दुनिया में सिर्फ 5 बनी है और उनका प्राइस 120 करोड़ तक का है। और मैंने यहाँ पे पहली बार लाइफ में फॉर्मूला 1 कार भी देखी और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो ये है कि ये सब सिर्फ एक इंसान की वजह से शुरू हुआ था। यही मैं सबसे ज्यादा ऑफिस को मिस करता हूँ क्योंकि सुबह से रात तक खाना ऑर्डर करने पे पैसे खर्च करने का दुख तो जरूर होता है लेकिन एडिटिंग करने वक्त अगर गलती से भी मुंबई की याद आ जाती है तो एक झटके में बड़ा पाव और चाट ऑर्डर कर लेता हूँ मैं। मम्मी की तरह खाली डब्बे भी जमा करने लगा हूँ फ्रिज में क्योंकि अब मुझे समझ में आता है कि कभी भी काम पड़ सकता है। वैसे समझ में तो मुझे ये भी नहीं आया था कि दुबई में एक्चुअली इतनी हरियाली है कैसे, लेकिन बाद में पता चला कि टाइम टू टाइम पानी स्प्रिंकल किया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे पानी को देख के अपने आप को रोक नहीं पाते लेकिन फिर जब उनकी मम्मी उनको देखती है। और वैसे तो मेरे आखिरी के कुछ वीकेंड पूरे पैकिंग में ही गुजर रहे हैं क्योंकि अब मुझे सब कुछ बांध के वापस घर आना है। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मेरा रिलीजन मेरे काम के बीच आ जाएगा। वेलकम टू डे 27 ऑफ माय नोटिस पीरियड इन दुबई। और जितने टाइम से मैं दुबई में रह रहा हूँ मैंने आज तक कभी भी अपने रिलीजन या कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं किया है। लेकिन एक टाइम जब मैं ऑफिस में अपने एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसके लिए मैंने करीब 3 महीने लगातार काम किए थे, एंड टाइम पे जब सब कुछ फाइनलाइज हो गया तो अचानक से मुझे उस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया था और मुझे कोई भी रीजन नहीं दिया गया था। मेरे जगह किसी और को भेजा जा रहा था और मुझे शुरुआत में लगा था कि ये ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है और किसी को और को फेवर दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज इट वाज एन इंटरनेशनल ट्रिप। और अभी तक मैं अपने ऑफिस से साइट विजिट के लिए कहीं और गया नहीं था दूसरी कंट्रीज। हालांकि मेरे कलीग्स मालदीव्स और बाकी जगह लंदन भी गए हैं लेकिन मुझे अभी तक कहीं जाने का मौका मिला नहीं था बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोजेक्ट। जब मैंने ऑफिस में लोगों से डिस्कस किया और मैंने बताया उन लोगों को कि मुझे इस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया और तब मुझे मेरे सीनियर ने यह समझाया कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ लेकिन क्योंकि मैं इस्लाम फॉलो नहीं करता हूं और मक्का मदीना का सबसे पहला रूल यही है कि अगर आप इस्लाम फॉलो नहीं करते हो तो आप वहां जा ही नहीं सकते। और मेरा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली मक्का मदीना में ही चल रहा था तो इसीलिए मुझे उस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया एंड आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाई। मुझे पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं दुबई के एमआर ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज में काम करता हूं। वेलकम टू डे 28 ऑफ माय नोटिस पीरियड इन दुबई। और वैसे तो दुबई की आधी से ज्यादा प्रॉपर्टीज एमआर ग्रुप ने बनाई है, चाहे वो दुबई मॉल हो या बुर्ज खलीफा। और दुबई की हर दूसरी प्रॉपर्टी पे आपको एमआर ग्रुप का नाम देखने को मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एमआर ग्रुप में तो काम नहीं करता हूँ और एक इंडियन बच्चा होने के नाते मैंने लाइफ में पहली बार बुर्ज खलीफा को हनी सिंह के गाने में ही देखा था। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये गाना लिखा किसने था लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर आपको अपने होटल से बुर्ज खलीफा का सबसे बेस्ट व्यू चाहिए तो उसके लिए आपको एमआर ग्रुप का ये होटल बुक करना होगा जो दुबई मॉल से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और जब आप फाइनली अपने रूम में पहुंचोगे तो आपको आपकी बैल्कनी से सामने बुर्ज खलीफा दिखता है। और दुनिया में कोई भी इंसान बुर्ज खलीफा के इतने ज्यादा नजदीक कमरा ले ही नहीं सकता क्योंकि बुर्ज खलीफा और आपके कमरे के बीच में सिर्फ एक चीज आती है, दुबई फाउंटेन शो। तो जब रात में पूरी दुनिया भीड़ में खड़े होकर फाउंटेन शो देखेगी तब आप अपने बैल्कनी में बैठ के डिनर करते हुए बुर्ज खलीफा व्यू के साथ साथ दुबई फाउंटेन भी देख सकते हो। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑफ सीजन के टाइम गए थे तो हम लोगों को 40,000 रुपए खर्च करने पड़े थे। लेकिन अगर आपको न्यू ईयर्स के वक्त यहाँ पे फायरवर्क्स देखने हैं तो आपको ये 2.25 लाख रुपए का एक दिन के लिए मिलेगा। क्या आपको पता है दुबई में कौन सी जॉब सबसे इजीली मिलती है? वेलकम टू डे 29 ऑफ माय नोटिस पीरियड इन दुबई। 2 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो मैं देखकर सरप्राइज हो गया था कि यहाँ के लोकल अरबिक लोग भी हिंदी बोलते हैं, क्योंकि इसके पहले तक मुझे लगता था कि दुबई में जॉब लेने के लिए तो इंग्लिश आनी बहुत ही जरूरी होती होगी। बट यहाँ आके पता चला कि बहुत सारी एंट्री लेवल जॉब्स लेने के लिए सिर्फ हिंदी ही काफी होती है। और यहाँ पे तो केरला से इतने लोग आके बिजनेस करते हैं कि आपको हिंदी से ज्यादा मलयालम सुनाई देगी। और वैसे तो बहुत सारी एजेंसीज आपको दुबई में जॉब दिलाने की गारंटी जरूर देती है, भले ही वो इंडिया में हो या दुबई में हो, लेकिन कई बार ये जॉब दिलाने वाले एजेंट्स आपके साथ स्कैम भी कर सकते हैं। इसीलिए अपनी रिसर्च अच्छे से
करिए और किसी भी दलाल को जॉब मिलने से पहले पैसे मत दीजिए। वैसे तो दुबई में कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है जॉब्स के लिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग बिना ग्रेजुएशन या बिना 12th पास के भी जॉब ले सकते हैं। और दुबई में वैसे तो हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन जब मैं 2 साल पहले दुबई में जॉब ढूंढ रहा था तो उस वक्त सबसे ज्यादा जॉब वैकेंसीज रियल एस्टेट और क्रेडिट कार्ड सेल्स में थी। हालांकि यहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो आपके वीजा के लिए आपसे ही पैसा मांग लेंगी, या उससे भी बुरी हुई तो आपका पासपोर्ट रख लेंगे और दिवाली ईद पे घर जाने के टाइम आप बस यही करते रह जाओगे। क्या एक इंडियन दुबई के राजा के लिए काम कर सकता है? वेलकम टू डे 30 ऑफ माय नोटिस पीरियड। और 3 अप्रैल 2023 को जब मैं पहली बार अपने ऑफिस गया था तो मुझे नहीं पता था कि जुमेरा दुबई के रूलर की कंपनी है और मैं उनके लिए काम करने वाला हूँ। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं यहाँ पे शेख की सिर्फ एक कंपनी में नहीं बल्कि उनकी सारी कंपनीज के लिए अपॉइंट हुआ हूँ, जिसमें से सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था ये वर्ल्ड का इकलौता 7 स्टार होटल, जिसको जॉब के पहले तक तो सिर्फ नेशनल ज्योग्राफी के मेगा स्ट्रक्चर्स में ही अंदर से देखा था। और दुबई के हर दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शन पे मैंने काम किया। तो आप जब भी दुबई घूमने आओगे तो आप जो भी चीज एक्सपीरियंस करोगे, चाहे वो ग्लोबल विलेज हो, स्काई डाइव दुबई हो, या फिर JBR या अल-सीफी क्यों ना हो, यहाँ तक कि मेरी जो फेयरवेल पार्टी थी वो भी हमारे वर्क प्लेस सिटी वॉक में ही थी। फाइनली 25 साल की उम्र में मैंने अपने 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब करने की बकेट लिस्ट भी पूरी कर ली। और भले ही मैंने ये जर्नी पिछले 2 साल में आप लोगों के साथ बहुत ही कैजुअली शेयर की है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी इजीली दुबई की सबसे बेस्ट जॉब मिल जाएगी और मैं यहाँ के रूलर की इतनी सारी कंपनीज में काम कर पाऊंगा। 3 अप्रैल से शुरू होके 2 अक्टूबर एक्सपीरियंस गेन करना था, यही पर्पस था, यही प्लान था। इट्स ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सीरीज।